तुम्हें सच में लगा था कि तुम कातिल बनकर मेरी जगह ले लोगी? एक तेज, तंजिया और जानी पहचानी आवाज मेरे कानों से टकराई और मेरे कदम वहीं जम गए। मैंने बेयकीनी की हालत में सर उठाया। सामने कुर्सी पर वही औरत बैठी थी, पूरी तरह से सेहतमंद और जीत जाने वाले अंदाज में मुस्कुराते हुए, जिसे मैं अपने हाथों से मौत की बादी में धकेल चुकी थी। सुमित की पहली बीवी अंजू, तुम तो मेरे गले से सिर्फ एक टूटी फूटी आवाज ही निकल सकी। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। ये नामुमकिन था। वो मर चुकी थी। मैंने खुद उसे बेजान होते देखा था। उसका कह कहा उस वीरान कमरे की दीवारों से टकराया। मैं तो यही थी। तुम बताओ, कैसा लगा हमारा ये सरप्राइज? मैंने मदद के लिए अपने पति सुमित की तरफ देखा, मगर वो तो अपनी माँ के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में मेरे लिए कोई हमदर्दी नहीं थी, सिर्फ एक ठंडी लहर थी, जैसे वो किसी अजनबी को देख रहा हो। अंजू अपनी कुर्सी से उठी और मेरे पास आई। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। हमने बहुत शिकार किए हैं। उसने मेरे कान में सरगोशी की, लेकिन तुम उन सब में सबसे आसान थी। शिकार? ये सब क्या था? मेरा सर चकराने लगा। ये सब कैसे हुआ? मेरी कहानी उस अंजाम तक कैसे पहुंची? मेरा जहन अतीत के अंधेरों में डूबने लगा, उस दिन की तरफ जब मैंने अपने रोशन भविष्य के लिए पहला गलत कदम उठाया था। हमारा घराना शहर के एक भीड़ भाड़ और गरीब तबके के मोहल्ले में बसा था। हम 5 बहनें थीं और कोई भाई न था। पिताजी दूसरे शहर में एक फैक्ट्री में काम करते थे ताकि हम सबका पेट पाल सकें। उनकी तनख्वाह से बमुश्किल 2 वक्त की रोटी और हम छोटी बहनों के स्कूल के खर्चे ही पूरे हो पाते थे। सबसे छोटी बहन की पैदाइश पर हमारी माँ का देहांत हो गया था और तब से हमारी बड़ी बहन सीमा दीदी ही हम सबके लिए माँ का किरदार अदा कर रही थी। वो खुद मैट्रिक तक पढ़ी हुई थी, लेकिन उनकी सारी जवानी हमारी देखभाल में गुजर रही थी। पापा चाहते थे कि वो हमारी हर ख्वाहिश पूरी करे, लेकिन महंगाई के इस दौर में ये मुमकिन नहीं था। मैं, नैना, उन सब में सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा ख्वाहिशें रखने वाली थी। मुझे गरीबी से नफरत थी और अमीर बनने का जुनून था। मैं हर वक्त अच्छे कपड़ों, महंगे जूतों और आलीशान जिंदगी के ख्वाब देखती थी। पापा की गैर मौजूदगी ने मुझे काफी हद तक बागी बना दिया था। मेरी उन हरकतों की वजह से अक्सर मेरी बड़ी बहन से मेरी लड़ाई हो जाती थी। देख नैना, अगर तू इसी तरह से करती रही तो फिर पापा की रही सही इज्जत भी एक दिन चली जाएगी। भगवान का वास्ता है तुझे, इस तरह पैसों के लिए अपनी इज्जत खराब न कर। वो मुझे समझाती तो मेरे तन बदन में आग ही लग जाती थी। इज्जत, 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 क्या रखा है इस इज्जत में? जब पेट में रोटी ना हो तो ये इज्जत भी किसी काम नहीं आती है। मैं जुबान की कैंची चलाकर उन्हें चुप करवा देती। उन्हें मेरी छोटी बहनों की फिक्र थी कि मेरी हरकतों का उन पर बुरा असर पड़ेगा, लेकिन मुझे किसी की भी परवाह नहीं थी। पिछले 2 हफ्तों से मोहल्ले में मेरे और साथ वाले किराएदार सुमित के बारे में मोहल्ले में खूब सारी पंचायत हो रही थी। सुमित अमीर कबीर शख्स था और उसके पास बेतहाशा पैसा था। शुरू में तो मैं सिर्फ रास्ते में खड़े होकर उससे बातें करती थी, लेकिन अब मैं बाकायदा उससे मिलने पार्क जाने लगी थी। मुझे उसकी शख्सियत से ज्यादा उसके पैसे से मोहब्बत थी। मैं जानती थी कि अगर पापा को इस बात की भनक भी हो गई तो वो शायद मुझे जान से ही मार देंगे, मगर अमीर बनने के जुनून ने मुझे अंधा कर दिया था। एक दिन सीमा दीदी को किसी तरह पता चल गया कि सुमित शादीशुदा है और एक बच्चे का बाप भी है। उस दिन तो घर में कयामत ही टूट पड़ी थी। वो आग बबूला हुई और मुझे हर मुमकिन तरीके से रोकने की कोशिश की। तुम एक शादीशुदा आदमी का घर बर्बाद करने जा रही हो नैना, वो चीखी। तो क्या हुआ? वो अपनी बीवी को पसंद नहीं करता। वो उसे तलाक दे देगा और मुझसे शादी कर लेगा। फिर हमारे पास भी बहुत पैसा होगा। मैंने बेशर्मी से जवाब दिया। उन्होंने फैसला कर लिया है कि जब पापा छुट्टी पर आएंगे तो वो उनसे कहकर मेरा रिश्ता कहीं और तय करवा देंगी। वो कहती थी कि अगर मेरी यही हरकतें रही तो पापा किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इससे पहले कि पापा छुट्टी पर आते, उससे पहले ही एक ऐसी खबर आई जिसने हम सब बहनों पर आसमान गिरा दिया। एक दिन दोपहर के वक्त फोन की घंटी बजी। सीमा दीदी ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आने वाली खबर सुनकर उनके हाथ से रिसीवर गिर गया। उनके चेहरे का रंग सफेद हो चुका था।
और आंखों में बेयकीनी और खौफ था। पापा, पापा का एक्सीडेंट हो गया है। उनके मुंह से बस इतना ही निकल सका। वो लम्हा हम सब पर कयामत बनकर टूटा था। हमारे सर पर जो छत का साया था वो भी डोलता हुआ महसूस हो रहा था। हम सब बहनें एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अब हमारा क्या होगा? घर का खर्च कैसे चलेगा? पापा कैसे होंगे? अनगिनत सवालात हमारे जहन में तूफान की तरह उमड़ रहे थे और मैं इस तूफान में भी अपने लिए एक मौका तलाश कर रही थी। एक ऐसा मौका जो मुझे मेरी मंजिल के करीब ले जाने वाला था, या शायद बर्बादी के मुहाने पर। पापा के एक्सीडेंट की खबर एक बादल की तरह हम पर छा गई थी। घर में तूफान खड़ा हो गया। सीमा दीदी ने फौरन गांव में दादी को जानकारी दी और अगले ही दिन वो और हमारी बुआ हमारे घर मौजूद थीं। उनके चेहरों पर परेशानी तो थी, लेकिन साथ ही एक तीखी नजर भी थी जो हम बहनों के सर से बाप का साया डोलते देखकर और ज्यादा गहरी हो गई थी। मैं ना कहती थी अजय से, इन जवान बच्चियों को अकेला शहर में ना छोड़ें। दादी ने रोते हुए कहा, अब देखो कैसी मुसीबत आ पड़ी। हम सब उनके साथ पापा से मिलने अस्पताल गए हुए थे। अस्पताल के सफेद माहौल और दवाओं की बू मेरे दिमाग पर सवार हो रही थी। पापा बिस्तर पर लेटे थे। उनकी एक टांग पर भारी प्लास्टर चढ़ा हुआ था और दर्द की टीस से उनकी आंखें बंद थीं। उन्हें इस हालत में देखकर हम सबका कलेजा मुंह को आ गया था। फैक्ट्री वाले ही उनके इलाज का सारा खर्च उठा रहे थे, जो एक गनीमत थी। लेकिन डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि उन्हें पूरी तरह से ठीक होने में कम से कम 6 माह लगेंगे। इसका मतलब था कि 6 माह तक घर में आमदनी का कोई जरिया नहीं था। ये ख्याल आते ही मेरे दिलो दिमाग पर खौफ के साए मंडराने लगे। अस्पताल में हमें ज्यादा देर रुकने ही नहीं दिया गया, क्योंकि दादी और बुआ के ख्याल में जवान बेटियों का अस्पताल में यूं खड़े रहना अच्छा नहीं लगता। घर वापस आकर असली परेशानी ने हमें घेर लिया। राशन के डिब्बे खाली हो रहे थे और जेबें वो तो पहले से ही खाली थीं। हम खुददार बाप की बेटियां थीं। गांव में किसी के आगे हाथ फैलाने का सपने में भी नहीं सोच सकती थीं। एक रात हम सब बहनें सर जोड़े बैठी थीं कि अब क्या होगा। मैंने फैसला कर लिया है। सीमा दीदी ने फैसले भरी आवाज में कहा, मैं कल से नौकरी तलाश करूंगी। मैंने मैट्रिक किया है। किसी छोटे मोटे स्कूल में पढ़ाने का काम तो मुझे मिल ही जाएगा। स्कूल की नौकरी? मैंने घृणा से कहा। कितने पैसे मिल जाएंगे दीदी? 2000, 4000? इतने में तो घर का किराया भी पूरा नहीं होगा। कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है नैना, उन्होंने मुझे समझाया। हम किसी पर बोझ नहीं बन सकते। इज्जत से जो रूखी सूखी मिलेगी बस वही खा लेंगे। अगले ही दिन सीमा दीदी नौकरी की तलाश में निकल गईं और शाम तक उन्हें एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में मामूली सी तनख्वाह पर नौकरी मिल भी गई। वो खुश थी कि घर का चूल्हा जलता रहेगा, लेकिन मैं जानती थी कि ये काफी नहीं है। मेरे ख्वाब, मेरी ख्वाहिशें इस मामूली तनख्वाह से कभी भी पूरे नहीं हो सकते थे। शायद किस्मत मुझ पर मेहरबान थी। उसी शाम जब मैं गली में खड़ी थी तो सुमित की गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। उसके चेहरे पर गहरी हमदर्दी थी। नैना, मैंने सुना है कि तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। बहुत अफसोस हुआ। मैंने रोनी सी शकल बनाकर हाँ में सर हिलाया। परेशान मत हो, मैं हूं ना, उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। मैं जानता हूँ तुम लोग मुश्किल में हो। मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। मेरी बीवी अक्सर बीमार रहती है और मुझे अपने छोटे बेटे की देखभाल के लिए किसी काबिल अच्छी लड़की की जरूरत है। तनख्वाह तुम जो बोलोगी मिल जाएगी। ये सुनते ही मेरी आंखों में चमक आ गई। ये तो वही मौका था जिसका मुझे इंतजार था। मेरे दिल की मुराद पूरी हो रही थी। मैं ये काम करूंगी। मैंने फौरन हामी भर ली। जब मैंने घर आकर ये खुशखबरी सुनाई तो सीमा दीदी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है नैना। तुम उस शख्स के घर नौकरानी बनोगी? वही शख्स जिससे मैंने तुम्हें दूर रहने को कहा था। नौकरानी नहीं दीदी, बच्चे की देखभाल करनी है और वो मुझे अच्छी खासी तनख्वाह दे रहा है, इतनी कि आप पूरे महीने स्कूल में पढ़ाकर भी नहीं कमा सकती। मैंने तंजिया से जवाब दिया, मुझे उसके पैसों से कोई लेना देना नहीं है। तुम एक गैर मर्द के घर जहां उसकी बीवी भी हो हरगिज नहीं काम करोगी।
लोग क्या कहेंगे? पापा की इज्जत का तो ख्याल करो। वो तकरीबन चीख पड़ी थी। लोगों का काम ही है कहना। जब हम भूखे मर रहे होंगे तो क्या ये लोग हमें एक निवाला भी देंगे? मैंने आखिरी पत्ता खेला। आप चाहती हैं कि हम अपनी छोटी बहनों को स्कूल से निकलवा लें या दादी के सामने हाथ फैलाएं? मेरी बात पर वो लाजवाब हो गईं। उनकी आंखों में बेबसी के आंसू थे। वो जानती थी कि मैं शुरू से ही ऐंठू और जिद्दी थी। वो जानती थी कि मैं जो फैसला कर लेती हूँ उससे पीछे नहीं हटती। तुम बहुत पछताओगी नैना, उन्होंने ठंडे लहजे में कहा। मैं ऐश करूंगी दीदी, पछताएंगी तो आप, मैंने गुरूर से कहा और अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह सीमा दीदी की आंखों में तैरती हुई बेबसी और खौफ को नजरअंदाज करते हुए मैंने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और एक नए सफर पर रवाना हो गई। मैं सुमित के आलीशान घर के दरवाजे पर खड़ी थी, ये नहीं जानते हुए कि ये दरवाजा मेरी खुशकिस्मती की तरफ नहीं बल्कि एक ऐसे अंधे कुएं की तरफ खुल रहा था जहां से वापसी नामुमकिन थी। जैसे ही मैंने सुमित के घर के बाहरी लॉन्ज में कदम रखा, मेरी आंखें चकाचौंध रह गईं। ऊंची छतों पर बड़े बड़े फानूस, नरम कालीनों पर रखा महंगा फर्नीचर और दीवारों पर लगी नायाब पेंटिंग्स, ये सब मेरे ख्वाबों की दुनिया थी। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा, अगर ये घर मेरा हो जाए तो ये ख्याल बिजली की तरह मेरे पूरे वजूद में दौड़ गया। आओ नैना बेटी, अंदर आ जाओ, अपना ही घर समझो। एक प्यारी आवाज ने मुझे चौंका दिया। सामने एक सीधी सादी औरत खड़ी थी जिन्हें सुमित ने अपनी माँ यानी कि मेरी होने वाली सास के तौर पर मिलवाया। उनके चेहरे पर ऐसी मोहब्बत और शराफत थी कि एक पल को सीमा दीदी का खौफजदा चेहरा मेरी नजरों से ओझल हो गया। जी आंटी, मैंने कायदे से कहा। आंटी नहीं, अम्मा जी कहो, वो मुस्कुराई। सुमित ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे सुमित का बेटा 3 साल का राहुल मेरी गोद में थमा दिया। बस तुम्हें इसी का ख्याल रखना है। इसकी माँ की तबीयत अक्सर ठीक नहीं रहती है, वो अपने कमरे में ही आराम करती है। मैंने राहुल की तरफ देखा, वो लगातार रोए जा रहा था और अपनी माँ के पास जाने की जिद कर रहा था। बच्चा संभालना मेरी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल था। वो ना कुछ खा रहा था, ना मेरे पास टिक रहा था। सारा दिन उसके रोने और चीखने ने मेरे सर में दर्द कर दिया था। मैं सोच रही थी कि ये कैसी मुश्किल भरी जिंदगी है जिसका पहला दिन ही इतना दर्दनाक है। लेकिन जब दिन के अंत पर सुमित ने मेरे हाथ में एडवांस तनख्वाह के नाम पर नोटों की एक मोटी गड्डी थमाई तो मेरी सारी थकावट और झुंझलाहट हवा में गायब हो गई। पैसा वाकई दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी। दिन गुजरते जा रहे थे। मेरा ज्यादातर वक्त राहुल के पीछे भागते या सुमित से बातें करते गुजरता। सुमित की बीवी, जिसका नाम अंजू था, अपने कमरे तक ही सीमित थी। मुझे उसके कमरे से अक्सर करहाने की और तड़पने की आवाजें आती। वो दुहाइयां देती रहती, मैं मर जाऊंगी, कोई मुझे बचा लो। ये आवाजें सुनकर मुझे उस पर तरस आने की बजाय एक शैतानी खुशी महसूस होती। मैं दिल ही दिल में दुआ करती, काश ये सच हो जाए, काश तुम जल्दी मर जाओ ताकि मेरी राह आसान हो। सुमित भी अक्सर मुझे अंजू की बीमारी का रोना रोता। पता नहीं उसे क्या हो गया है नैना, वो दुखी लहजे में कहता। हर वक्त की बीमारी और चिड़चिड़ापन, इस सब ने मेरी जिंदगी को नरक बना दिया है। लेकिन जब से तुम आई हो इस घर में थोड़ी जिंदगी आ गई है, वरना ये घर तो शमशान बन चुका था। उसकी बातें मेरे दिल में उम्मीद के नए दिए जलाती थीं। वो मुझे पसंद करता था, ये बात मैं अच्छी तरह जानती थी। उसकी माँ यानी अम्मा जी भी मुझ पर बेहद मेहरबान थी। वो मुझे अपने हाथ से बनी चीजें खिलाती और हर वक्त मेरी तारीफ करती रहती। मुझे लगता था कि मैंने दुनिया की सबसे खुशकिस्मत नौकरी हासिल कर ली है। एक दोपहर अम्मा जी ने मुझे सूप का प्याला थमाते हुए कहा, नैना बेटी, ये तुम अंजू को दे देना, आज उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है। मैंने हिचकिचाते हुए प्याला थाम लिया। मैं अंजू के कमरे में जाने से कतराती थी। उसकी बीमारी और वीरानी मुझे खौफ जदा करती थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर दाखिल हो गई। कमरे में अंधेरा और दवाइयों की तेज बू थी। अंजू बिस्तर पर एक ढांचे की तरह लेटी हुई थी। उसकी खूबसूरत आंखें अंदर को धस चुकी थीं और चेहरे पर मौत की परत छाई हुई थी। दीदी, ये सूप पी लें, अम्मा जी ने भेजा है। मैंने प्याला उसके करीब किया। अचानक उसने झपट कर मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी गिरफ्त कमजोर थी, लेकिन उसकी आंखों में वहशियत थी।
सुनो लड़की, मेरी बात सुनो, उसने कांपती हुई आवाज में सरगोशी की। क्या क्या हुआ दीदी? मैंने घबराकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। ये सूप मत दो मुझे, इसमें जहर है, उसने राज भरे अंदाज में कहा। मेरे पैरों तले से जैसे जमीन ही निकल गई। जहर? आप ये क्या कह रही हैं? अम्मा जी आपसे इतनी मोहब्बत करती हैं, वो ऐसा क्यों करेंगी? वो औरत एक नागिन है। अंजू की आंखों में आंसू भर आए। वो और उसका बेटा मेरी दौलत के पीछे हैं। वो मुझे मारना चाहती है ताकि सुमित दूसरी शादी कर ले और मेरी सारी जायदाद उनकी हो जाए। उसने प्रार्थना भरी नजरों से मुझे देखा। भगवान के लिए मेरी मदद करो, पुलिस को बताओ, किसी को तो बताओ, वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। मैं पत्थर जैसी खड़ी थी। मेरे कानों में अंजू के शब्द नहीं बल्कि सुमित के वो शब्द गूंज रहे थे जो उसने मुझसे कहे थे कि वो दूसरी शादी करना चाहता है। ये जुमला मेरे दिलो दिमाग पर हथौड़े की तरह बरस रहा था। अंजू मेरी खामोशी को मेरी हमदर्दी समझ रही थी, लेकिन मेरे अंदर की नैना एक फैसला कर चुकी थी। ये मदद करने का नहीं, मौके से फायदा उठाने का वक्त था। उस औरत की मौत मेरी खुशकिस्मती का रास्ता था। मैंने उसके चेहरे को गौर से देखा। उसकी आंखों में जिंदगी की भीख थी और मेरे दिल में उसकी मौत की ख्वाहिश। एक शैतानी मुस्कुराहट मेरे लबों पर आई जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से छुपाया। अब उस खेल की चाल मेरे हाथ में थी। मेरे अंदर के शैतान ने इंसानियत पर काबू पा लिया था। मैंने अपने चेहरे पर इंतहाई हमदर्दी और परेशानी के भाव सजाते हुए उसका हाथ थपथपाया। आप फिक्र न करें दीदी, मैं हूं ना। आप कैसी बातें कर रही हैं? भला अम्मा जी ऐसा क्यों करने लगी? शायद बीमारी की वजह से आपको वहम हो रहा है। आप आराम करें, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। मेरे झूठे दिलासे पर उसकी आंखों में उम्मीद की किरण चमकी। मैंने सूप का प्याला साइड पर रखा और तकरीबन भागते हुए उसके कमरे से बाहर निकल आई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर खौफ से नहीं बल्कि एक अजीब सी शैतानी खुशी और मकसद से। मदद, उसकी मदद करना अपनी खुशियों को अपने हाथों से दफन करने के बराबर था। वो मरना चाहती है तो मरे, मुझे तो अपनी मंजिल पानी थी। मैं सीधा अम्मा जी के कमरे की तरफ बढ़ी। वो माला फेर रही थी। मेरे चेहरे पर हवाएं उड़ती देखकर वो फौरन उठ बैठी। क्या हुआ बेटी, सब ठीक तो है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैंने हकलाते हुए बोलना शुरू किया। अम्मा जी, वो अंजू दीदी। क्या कहा उसने? कुछ चाहिए उसे? उनके लहजे में फिक्रमंदी थी। नहीं अम्मा जी, मैंने नजरें झुका ली। उन्होंने मुझसे कहा कि आप उनके खाने में जहर मिलाती हैं। वो कह रही थी कि आप उन्हें मारना चाहती हैं। एक लम्हे को अम्मा जी के चेहरे पर गहरा सन्नाटा छा गया। उनकी भोली आंखों में एक सर्द लहर दौड़ गई। फिर अचानक उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान, मैं कैसी बदनसीब सास हूँ जिसकी दिन रात सेवा करती हूँ, वही मुझे कातिल समझती है। सुमित को बताती तो वो यकीन ना करता। अब तूने भी सुन लिया, अब तो मुझे ही इस घर से निकलना पड़ेगा। वो उठ खड़ी हुई। ये उनका दांव था और मैं ये जानती थी। मैं फौरन उनके कदमों में बैठ गई। नहीं अम्मा जी, भगवान के लिए ऐसा मत कहें। मैं अंजू दीदी पर नहीं, आप पर यकीन करती हूँ। मैं जानती हूँ आप एक फरिश्ता हैं और वो बीमारी की वजह से बहकी बहकी बातें कर रही हैं। मैं आपके साथ हूँ। आप जो कहेंगी मैं वो करूंगी। बस मुझे इस घर से मत निकालिएगा। मेरी आखिरी बात ने तीर का काम किया। अम्मा जी ने मुझे उठाकर गले से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके लबों पर एक जीत भरी मुस्कुराहट थी। मुझे मालूम था तू एक बहुत समझदार लड़की है। तूने आज साबित कर दिया कि तू इस घर के लायक है। तू मेरी बेटी है। अब तू फिक्र मत कर। उन्होंने अपनी अलमारी से एक छोटी सी पुड़िया निकाली। ये कोई जहर नहीं है, बस एक सुकून की दवा है। अंजू हर वक्त चीखती चिल्लाती रहती है, जिससे सुमित का सुकून भी तबाह हो गया है। तू बस उसके खाने में ये थोड़ा सा मिला दिया कर, इससे वो आराम से सोई रहेगी और घर में सुकून रहेगा। उनका लहजा इतना सादा और मासूम था कि कोई भी धोखा खा जाता, लेकिन मैं जानती थी कि ये सुकून की दवा नहीं बल्कि मौत की तरफ पहला कदम है। मेरे हाथ कांप रहे थे जो मैंने वो पुड़िया उनसे ली। एक पल को सीमा दीदी का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमा। तुम बहुत पछताओगी नैना। क्या सोच रही है? अम्मा जी की आवाज ने मुझे चौंका दिया। कुछ नहीं अम्मा जी,
मैंने फौरन खुद को संभाला और मुस्कुराई। आप फिक्र ना करें, जो आप कहेंगी वैसा ही होगा। उस दिन मैंने पहली बार अंजू के खाने में वो पाउडर मिलाया। मेरे ज़मीर ने मुझे आवाज दी, लेकिन मेरे दिल ने दौलत और सुमित की मोहब्बत का वास्ता देकर उसे चुप करा दिया। अंजू ने मुझसे पूछा, तुमने किसी से बात की थी दीदी? मैंने मासूमियत से कहा, सब आपका बहम समझते हैं। आप ये खाना खाकर आराम करें, फिर बात करेंगे। वो मेरी आंखों में सच तलाश करती रही और फिर बेबसी से खाना खा लिया। चंद ही लम्हों के बाद वो गहरी नींद में डूब गई, एक ऐसी नींद जो नॉर्मल नहीं थी। उस रात घर में वाकई सुकून था। राहुल भी खामोश था। अम्मा जी ने सुमित से कहा, जा बेटा, नैना के पास बैठ, सारा दिन काम करके थक गई होगी। सुमित मुस्कुराता हुआ मेरे पास आकर बैठ गया। तुम्हारे हाथ में तो जादू है नैना, तुम्हारे आने से ये घर लगने लगा है। अंजू भी आज बिल्कुल सुकून और शांति से है। जी, वो सो रही हैं, मैंने नजरें झुकाकर कहा। उस रात मैं देर तक सुमित के साथ बातें करती रही। वो मुझे अपने भविष्य के मंसूबे बताता रहा और मैं उन मंसूबों में खुद को उसकी बीवी के रूप में देखती रही। रात 11 बजे जब मैं घर जाने के लिए उठी तो सुमित ने मुझे बड़ी रकम थमाते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए है, तुम इससे कहीं ज्यादा की हकदार हो। पैसा, मोहब्बत और एक रोशन भविष्य, सब कुछ मेरी गिरफ्त में था। मैंने अंजू के बंद दरवाजे की तरफ एक सर्द मुस्कुराहट के साथ देखा। वह मेरी मंजिल के रास्ते का आखिरी पत्थर थी, जिसे हटाने का काम मैंने खुद शुरू कर दिया था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। अंजू की हालत रोज बरोज बिगड़ती जा रही थी। अम्मा जी की दी हुई सुकून की दवा ने उसे एक जिंदा लाश बना दिया था। वो अब ज्यादातर वक्त बेहोश रहती और जब होश में आती तो उसकी आंखों में सिर्फ दहशत और बेबसी होती। मैं अब उस खेल में इतनी माहिर हो चुकी थी कि मेरे जरा भी हाथ कांपते नहीं थे। मैं सुमित के दिए हुए पैसों से अपनी बहनों के लिए महंगे तोहफे लेकर जाती। वो तोहफे ले तो लेती, लेकिन सीमा दीदी की आंखों में मेरे लिए घृणा बढ़ती ही जा रही थी। ये पैसा हराम का है नैना। एक दिन उन्होंने मुझे टोका, एक बीमार औरत की देखभाल के इतने पैसे नहीं मिलते, तुम कुछ गलत कर रही हो। मैं कुछ गलत नहीं कर रही, मैंने तंग आकर जवाब दिया। आप मेरी खुशियां बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए ऐसा इल्जाम लगा रही हैं। एक रात अम्मा जी मेरे पास आईं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी। नैना, अब वक्त आ गया है। कैसा वक्त अम्मा जी? मैंने अनजान बनकर पूछा। उसका रोज रोज का तड़पना मुझसे और सुमित से देखा नहीं जाता। ये इस घर के सुकून के लिए जहर बन चुकी है। ये आखिरी खुराक है। उन्होंने मेरे हाथ पर एक नई पुड़िया रखते हुए कहा, उसके बाद सबको सुकून मिल जाएगा। उस पुड़िया का वजन पहले वाली पुड़ियाओं से कहीं ज्यादा महसूस हो रहा था। मैं जान गई कि ये आखिरी कदम है। मैंने मजबूती से उसे अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। आप फिक्र ना करें अम्मा जी, मैं सब संभाल लूंगी। अगले दिन मैं जब अंजू के लिए खाना लेकर उसके कमरे में दाखिल हुई तो वो होश में ही थी। उसने कमजोरी से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब कोई प्रार्थना नहीं थी, सिर्फ एक गहरी मायूसी थी। तुम भी उनके साथ मिल गईं? उसने टूटी फूटी आवाज में कहा। तुमने पैसा चुना, याद रखना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है एक दिन खुद उसमें गिरता है। ज्यादा बातें मत करें दीदी, मैंने ठंडे लहजे में कहा। आराम से ये खाना खा लें, आपको हमेशा के लिए सुकून मिल जाएगा। उसने खाली नजर मुझ पर डाली और फिर आंखें बंद कर ली। मैंने जबरदस्ती चंद निवाले उसके गले में उतारे और बाहर आ गई। उस रात मैं घर नहीं गई। अम्मा जी के कहने पर मैं वहीं पर रुक गई। सुबह सवेरे अम्मा जी के चीखने की आवाज से पूरा घर गूंज उठा। अंजू, मेरी बच्ची, उठ जा, देख तेरा बेटा रो रहा है। ड्रामा शुरू हो चुका था। फौरन एक डॉक्टर को बुलाया गया, जिसने आते ही पुष्टि कर दी कि अंजू अपनी एक लंबी बीमारी के बाद इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। मैं एक कोने में खड़ी मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी और अंदर ही अंदर खुशी से झूम रही थी कि मेरी राह का आखिरी कांटा भी निकल गया। अंतिम संस्कार के चंद दिनों के बाद जब घर में दुख का माहौल कुछ कम हुआ, अम्मा जी और सुमित मेरे पास आए। नैना बेटी, तुमने इस मुश्किल वक्त में इस घर को जैसे संभाला है, कोई अपना भी नहीं संभालता। अम्मा जी ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा। राहुल को भी माँ की जरूरत है और सुमित को एक अच्छी समझदार बीबी की।
मैं चाहती हूँ कि तुम इस घर की बहू बनकर हमेशा के लिए यहीं रह जाओ। सुमित ने आगे बढ़कर मेरा हाथ थाम लिया। हाँ नैना, मैं भी यही चाहता हूँ। अंजू की जगह इस घर में तुमसे बेहतर कोई नहीं ले सकता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैंने शर्माने की अदाकारी की और आहिस्ता से हाँ में सिर हिला दिया। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा होने जा रहा था। जब मैंने ये खबर घर जाकर सुनाई तो एक तूफान खड़ा हो गया। पापा जो बैसाखियों के सहारे चलने लगे थे, गुस्से से कांपने लगे। हरगिज नहीं, मैं तुम्हें हरगिज उस घर में शादी नहीं करने दूंगा। अभी उसकी बीवी मरे चंद दिन हुए हैं और तुम उसकी जगह लेने को तैयार हो। लोग क्या कहेंगे? पापा ठीक कह रहे हैं नैना, सीमा दीदी ने नफरत से मुझे देखते हुए कहा। तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस औरत की तुम सेवा करती थी, उसके मरते ही उसके पति से शादी कर रही हो। मैं जानती थी कि अब धमकी के अलावा कोई रास्ता नहीं। देखिए पापा, मैंने साफ और दो टूक लहजे में कहा, शादी तो मैं सुमित से ही करूंगी। अगर आप लोगों ने मेरी शादी उससे नहीं करवाई तो मैं इस घर से भाग जाऊंगी और खुद जाकर शादी कर लूंगी। फिर सोच लीजिएगा कि मोहल्ले में आपकी 5 बेटियों की क्या इज्जत रह जाएगी। ये कारगर था। पापा मेरी धमकी सुनकर सकते में आ गए। उनके कंधे झुक गए। एक बाप अपनी बेटी के हाथों मजबूर हो चुका था। सीमा दीदी ने बेबसी से आंखें बंद कर ली। पापा ने दुख भरे लहजे में कहा, ठीक है, जो तेरी मर्जी, जा कर ले अपनी जिंदगी बर्बाद। मैं जीत जाने वाले अंदाज में मुस्कुराई। मैंने अपने ही घर वालों को ब्लैकमेल करके अपनी खुशी हासिल कर ली थी। जल्दी एक साधारण सी छोटी दावत में मेरी शादी सुमित से हो गई और मैं उस आलीशान घर की मालकिन बनकर आ गई। मैं हवा में उड़ रही थी, ये जाने बगैर कि मेरे पर बहुत जल्द ही काट दिए जाने वाले हैं। शादी के बाद के चंद महीने मेरी जिंदगी के बेहतरीन दिन थे। मैं वाकई उस घर की रानी थी। सुमित मुझ पर जान छिड़कता। वो रोज मेरे लिए नए तोहफे लाता, कभी महंगी साड़ियां तो कभी सोने के जेवरात। अम्मा जी का सलूक तो मुझसे ऐसा था जैसे मैं उनकी बेटी हूँ, बहू नहीं। राहुल भी मुझसे बहुत घुल मिल गया था और मुझे मम्मा कहकर पुकारता तो मेरा दिल खुशी से भर जाता। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतने ऐशो आराम का सोचा भी नहीं था। मैं अक्सर अपनी नई चमचमाती गाड़ी में अपने पुराने घर जाती। महंगे तोहफों और फलों से लदी हुई मेरी छोटी बहनें तो खुशी से निहाल हो जाती। लेकिन सीमा दीदी के चेहरे पर हमेशा एक ही सवाल और नफरत के भाव होते। देखा दीदी, एक दिन मैंने उन्हें ताना मारते हुए कहा, आप कहती थी कि मैं पछताऊंगी। यहाँ तो हर रोज दिवाली होती है, सुमित मुझे पलकों पर बैठा कर रखते हैं और आप इस गरीबी में इज्जत का अचार डालकर बैठी रहें। सीमा दीदी ने गहरी नजर मुझ पर डाली। उनकी आंखों में ना तो जलन थी और ना ही कोई बदला, सिर्फ अफसोस था। ये खुशी तुम्हें मुबारक हो नैना, लेकिन याद रखना, दूसरों के आंसुओं पर बने महल ज्यादा देर तक नहीं टिकते हैं। आप हमेशा मनहूस बातें ही क्यों करती रहती हैं? मैंने गुस्से से कहा और फिर वहां से उठकर वापस आ गई। उनकी बातें मुझे चुभती थीं, शायद इसलिए कि कहीं ना कहीं मेरा ज़मीर अभी भी जिंदा था। लेकिन सुमित के घर की चकाचौंध में वो आवाज दब जाती थी। उस दिन जब मैं घर वापस आई तो बहुत खुश थी। सीमा दीदी को नीचा दिखाकर मुझे एक अजीब सी खुशी मिली थी। मैं सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि तभी अम्मा जी के कमरे के पास से गुजरते हुए मेरे कदम अचानक से रुक गए। दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं था और अंदर से अम्मा जी किसी से फोन पर बहुत ही धीमे और राज भरे लहजे में बात कर रही थी। हाँ, काम हो गया है। नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं। ये बाली तो बहुत ही आसान निकली। पिछली बाली ने बहुत तंग किया था। मैं ठिठक गई। कैसा काम? कौन आसान निकली? अगले की तैयारी करो। अम्मा जी की आवाज में अब एक कारोबारी सर्द लहरी थी। मूलचंद साहब ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे, उनका सब्र कम होता है। नहीं, कोई शक नहीं करेगा। यहाँ सब कुछ बिल्कुल साफ है, बस माल पहुंचाने का इंतजाम करो। माल? मूलचंद साहब? हिस्सा? मेरे कानों में ये शब्द शीशे की तरह पिघल रहे थे। ये कैसी बातें थीं? मेरा दिल बुरी तरह धड़कने लगा। मैंने अनजाने में दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया, जिससे चिड़चिड़ाहट की आवाज पैदा हुई। अंदर फोन फौरन बंद हो गया। दूसरे ही लम्हे अम्मा जी ने दरवाजा खोला
उनके चेहरे पर वही शराफत भरी मुस्कुराहट थी, लेकिन उनकी आंखों में एक लम्हे के लिए जो दहशत मैंने देखी उसे मैं कभी भी भूल नहीं सकती। नैना, तुम यहाँ? सब ठीक तो है बेटा? उन्होंने ऐसे पूछा जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। वो अम्मा जी, मैं बस अपने कमरे में जा रही थी, मैंने हकलाते हुए कहा। आप फोन पर किसी मूलचंद साहब का जिक्र कर रही थी? कैसा माल? मेरी बात सुनकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे मेरी भोली बच्ची, तूने तो मुझे डरा ही दिया। वो मैं अपनी भांजी के रिश्ते की बात कर रही थी। लड़के वाले हैं ना, मूलचंद फैमिली, उन्हीं को दहेज का सामान मतलब कि माल पहुंचाना है। तू भी ना क्या क्या सोच लेती है। उनकी सफाई इतनी अच्छी और साधारण थी कि मेरे दिल को एकदम सुकून मिल गया। मैं खुद पर शर्मिंदा हो गई कि मैं अपनी इतनी भली सास पर शक कर रही थी। ओह अच्छा अम्मा जी, माफी चाहती हूँ, मैंने गलत समझा। कोई बात नहीं बेटा, उन्होंने मेरे गाल थपथपाए। जा, अब आराम कर जाकर। मैं अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। मेरा दिल अब निश्चिंत था, लेकिन दिमाग के किसी कोने में एक सवाल अटक कर रह गया था। अगर वो अपनी भांजी के रिश्ते की बात कर रही थी तो उन्होंने ये क्यों कहा कि ये वाली तो बहुत ही आसान निकली? पिछली वाली ने तो बहुत तंग किया था। क्या रिश्ते भी आसान या मुश्किल होते हैं? मैंने उस ख्याल को फौरन अपने जहन से झिड़क दिया। मैं अपनी पुरसुकून आवाज और खुशियों भरी जिंदगी में शक का जहर नहीं घोलना चाहती थी। मैंने खुद को समझाया कि मैंने सुनने में गलती की होगी। सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन उस रात मैं सोते में कई बार चौंकी। मुझे बार बार अंजू का आखिरी वाक्य याद आ रहा था, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन खुद उसमें गिरता है। अम्मा जी की फोन कॉल वाली बात मेरे जहन में कांटे की तरह चुभती रही। मैंने अपनी खुशियों भरी जिंदगी में उस शक को जगह न देने की बहुत कोशिश की, लेकिन वहम का नाग बार बार फन उठा लेता। मैंने एक दो बार बातों बातों में अम्मा जी से उनकी भांजी और मूलचंद फैमिली का जिक्र भी छेड़ा। अम्मा जी, आपकी भांजी की शादी की तारीख तय हुई मूलचंद फैमिली में? मैंने नाश्ते की मेज पर पूछा। हाँ हाँ, बस होने ही वाली है, उन्होंने अखबार से नजरें हटाए बगैर जवाब दिया। तुम क्यों इतनी फिक्रमंद हो रही हो उस रिश्ते के लिए? उनका लहजा सपाट था, जैसे कि वो उस मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहती थी। उनके उस रवैये ने मेरे शक को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। दिन गुजरते गए और मैं उस वाकये को भूलने की कोशिश में लगी रही। फिर वो दिन आ गया जिसे मैं अपनी जिंदगी का सबसे खुशकिस्मत दिन समझ रही थी। मैं अपने कमरे में बैठी थी जब अम्मा जी मुस्कुराती हुई दाखिल हुई। तैयार हो जा नैना, आज हम सब ने बाहर जाना है। तेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज अम्मा जी? मैं खुशी से उछल पड़ी। मुझे लगा कि सुमित ने मेरे लिए कोई खास प्लानिंग की है। ये तो वहीं जाकर पता चलेगा। जल्दी से सबसे खूबसूरत साड़ी को पहन ले, वो ये कहकर बाहर चली गई। मैंने अपनी सबसे महंगी रेशमी साड़ी निकाली और फिर तैयार होने लगी। मैं आईने में अपना अक्स देखकर खुशी से शर्मा रही थी। मेरी जिंदगी पूरी थी। जब मैं तैयार हो रही थी, सुमित कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर रोज की जैसी मोहब्बत भरी मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी नाकाबिले संजीदगी थी। सुमित, आप आ गए? बताइए ना, क्या सरप्राइज है? मैं तो खुशी से पागल हो रही हूँ। उसने मेरी आंखों में देखा, मगर उसकी नजरें सर्द थीं। तैयार हो जाओ नैना, आज तुम्हारी जिंदगी का बहुत अहम दिन है। उसका लहजा इतना सपाट और खौफनाक था कि मेरे दिल में एक ठंडी लहर दौड़ गई। ऐसा क्या है आज? मैंने घबराकर पूछा। वो मेरे करीब आया। उसकी आवाज सरगोशी जैसी थी। कुछ फैसले किस्मत करती है और कुछ फैसले उसूल करते हैं। आज हिसाब का दिन है। इससे पहले कि मैं उसके उस खौफनाक वाक्य का मतलब समझ पाती, अम्मा जी ने नीचे से आवाज लगाई। अरे बच्चों, देर हो रही है। सुमित का रवैया एकदम बदल गया। उसके चेहरे पर वही मोहब्बत भरी मुस्कुराहट लौट आई। चलो, देर हो रही है, उसने मेरा हाथ थामते हुए कहा। लेकिन अब मुझे उसके लम्स में पहले जैसी गर्मजोशी महसूस नहीं हो रही थी। मेरा दिल अनजाने खौफ से बैठने लगा था। सारी फैमिली गाड़ी में बैठी। मैं, सुमित, अम्मा जी और राहुल। अम्मा जी बहुत खुश थीं और लगातार बातें कर रही थी, लेकिन सुमित खामोशी से ड्राइव कर रहा था। मैंने खिड़की से बाहर देखा। हमारी गाड़ी शहर की रोशन सड़कों को छूकर एक वीरान सुनसान इलाके की तरफ मुड़ रही थी। सुमित, हम कहाँ जा रहे हैं? ये तो कोई वीरान जगह लगती है। मेरे लहजे में खौफ दिख रहा था। कहा ना सरप्राइज है,
वो हंसा, लेकिन उसकी हंसी उसके चेहरे तक ही बनी रही। बस पहुंचने ही वाले हैं। अरे तू तो डरने लगी। अम्मा जी ने मेरा गाल थपथपाया। तेरी खुशी की बात है, ज्यादा परेशान मत हो। उनके शब्द तसल्ली से भरे थे, लेकिन उस माहौल में वो भयानक लग रहे थे। आखिरकार गाड़ी पुरानी वीरान से इमारत के सामने रुकी, जो किसी जमाने में अस्पताल लगती थी। यहाँ घुप अंधेरा और मुकम्मल सन्नाटा था। मेरे पूरे जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ी। ये कैसी जगह है? चलो नैना, अंदर चलते हैं। तुम्हारा तोहफा अंदर इंतजार कर रहा है, सुमित ने गाड़ी से उतरते हुए कहा। अम्मा जी ने राहुल को गोद में उठाया और सुमित के साथ चल पड़ी। मैं पत्थर बनी वहीं खड़ी रही। अंदर चलो नैना, डरो मत, सुमित ने मुड़कर कहा, और उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए ऐसी बेरहमी थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मैं कांपते कदमों से उनके पीछे चल पड़ी। वो मुझे एक लंबे अंधेरे भरे कॉरिडोर से गुजारकर एक बंद दरवाजे के पास ले गए, जहां से कुछ लोगों के बोलने की आवाजें आ रही थीं। सुमित और अम्मा जी ने एक दूसरे को देखकर एक गहरी चालाक मुस्कुराहट का आदान प्रदान किया। मेरा दिल मेरे हलक में आ गया था। सुमित ने आगे बढ़कर दरवाजे को धक्का दिया, और जैसे ही दरवाजा खुला, सामने का मंजर देखकर मेरी चीख मेरे हलक में ही घुटकर रह गई। मेरी आंखें दहशत से फैल गईं और मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई। ये नामुमकिन था, ये नहीं हो सकता था। कमरे के बीच में कुर्सी पर पूरी तौर पर सेहतमंद और ताजा दमदार अंजू बैठी थी। वही अंजू जिसे मैंने अपनी आंखों के सामने बेजान होते देखा था। उसके चेहरे पर कोई बीमारी या कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक जीत से भरी तंजिया मुस्कुराहट थी। उसके साथ एक अधेड़ उम्र अमीर नजर आने वाला शख्स बैठा था, जिसे देखकर मेरे जहन में अम्मा जी के फोन कॉल के अल्फाज गूंजे। मूलचंद साहब, हैरान मत हो नैना, अंजू ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा। उसकी आवाज में वही सर्द लहर थी जो मैंने आखिरी बार उसके मरने से पहले सुनी थी। वो धीरे धीरे चलती हुई मेरे पास आई। तुम वाकई बहुत बेवकूफ हो। हमने बहुत शिकार किए हैं, लेकिन तुम पहली लड़की हो जो इतनी आसानी से हमारे शिकंजे में आ गई। बाकी लड़कियां तो बहुत तंग करती हैं। शिकंजा, शिकार, ये शब्द मेरे सर पर हथौड़ों की तरह बरस रहे थे। मेरा दिल किसी अनहोनी के एहसास से बुरी तरह धड़क रहा था। ये जिंदा कैसे है सुमित? मैंने उसकी तरफ मुड़कर पूछा, जो अम्मा जी के साथ ऐसे खड़ा था जैसे ये सब एक मामूली बात हो। अंजू ने एक बुलंद कहकहा लगाया। उससे क्या पूछती हो? ये तो खुद इस खेल का हिस्सा है। फिर वो उस शख्स की तरफ मुड़ी। मूलचंद साहब, ये है वो लड़की, आज से आपकी हुई। हमारा काम खत्म। मूलचंद साहब ने मुझे सर से पांव तक एक गंदी नजर से देखा और जेब से नोटों की एक मोटी गड्डी निकालकर मेज पर रख दी। सुमित ने एक लम्हा जाया किए बगैर वो रकम उठाई और अपनी जेब में रख ली, एक बार भी मेरी तरफ देखे बगैर। ये मंजर देखते ही मेरे कान साएं साएं करने लगे। सारी कड़ियां एक एक करके जुड़ने लगीं। अम्मा जी की वो फोन कॉल, ये बाली बहुत आसान निकली। मूलचंद साहब, माल पहुंचाने का इंतजाम करो। मुझे सब समझ आ गया था। उन्होंने मुझे उस मूलचंद को बेच दिया था। मेरे ख्वाबों का महल एक लम्हे में रेत का ढेर बन गया था। सुमित, मैं रोती हुई उसकी तरफ भागी और उसका बाजू पकड़ लिया। ये सब क्या है? मजाक कर रहे हो ना? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुम अपनी बीवी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी, उस शख्स के सामने जिसके लिए मैंने एक औरत की जान ले ली। सुमित ने एक झटके से अपना बाजू छुड़ाया और नफरत से मुझे देखा। उसकी आंखों में वो मोहब्बत नहीं थी जिसका वो महीनों से ड्रामा कर रहा था, बल्कि सिर्फ घृणा थी। बीवी? कैसी बीवी? उसका जवाब मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरा। वो शादी एक ड्रामा थी, एक नकली पंडित, नकली लोग और तुम जैसे एक लालची बेवकूफ लड़की। मेरे दिल जैसे एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया। मैं पत्थर की हो गई। मेरी तुमसे कोई शादी नहीं हुई। सुमित ने बेरहमी से कहना जारी रखा। तुम इतनी महीनों से मेरे साथ एक नाजायज रिश्ते में रह रही थी। तुम खुद अपनी मर्जी से ये गुनाह करती रही। तुम पैसे के लिए इतनी अंधी हो गई थी कि तुमने अच्छाई और बुराई का फर्क भी मिटा दिया। ये अल्फाज मेरी रूह को छलनी कर गए। मुझे बेच दिए जाने का दुख इतना बड़ा नहीं था जितना इस हकीकत ने मुझे तोड़ा था कि मैंने अपनी इज्जत, अपना सब कुछ एक धोखे और गुनाह में लुटा दिया था। मैं पैसे के पीछे अंधी जरूर थी, लेकिन इतनी घटिया नहीं थी कि जानबूझकर अपना ईमान और अपनी इज्जत दांव पर लगाती।
मुझे रह रहकर सीमा दीदी की याद आ रही थी। उनके अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे। दूसरों के आंसुओं पर बने महल ज्यादा देर नहीं रुकते। अंजू, सुमित और अम्मा जी दरवाजे की तरफ बढ़े। हमारा यही काम है, अंजू ने मुड़कर फकर से बताया। हम शहर शहर फिरते हैं और तुम जैसे ऊंचे ख्वाब देखने वाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर महंगे दामों में बेच देते हैं। बाय बाय नैना। वो तीनों बाहर निकल गए। दरवाजा बंद होने की आवाज मेरे लिए फांसी के फंदे की तरह थी। मैं उस वीरान कमरे में उस दरिंदे मूलचंद के साथ अकेली रह गई थी, जो मुझे अपनी मिल्कियत समझकर मेरी तरफ बढ़ रहा था। दरवाजा बंद हो चुका था। मैं उस वीरान कमरे में एक ऐसे दरिंदे के साथ थी जिसने मुझे खरीदा था। मेरे आंसू सूख चुके थे और दिल में एक सर्द खौफ की लहर दौड़ रही थी। मूलचंद मेरी तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में एक गंदी चमक थी। अब रोने धोने का कोई फायदा नहीं। जितने में तुम्हें खरीदा है उतना तो वसूल करूंगा, उसने गलीज मुस्कुराहट के साथ कहा। खामोशी से मेरे साथ चलोगी या जबरदस्ती करनी पड़ेगी? उसके अल्फाज ने मेरे अंदर के खौफ को एकदम गुस्से में बदल दिया। सुमित, अंजू, अम्मा जी, उन सबके धोखेबाज चेहरे मेरी आंखों के सामने घूम गए। उन्होंने मुझे सिर्फ बेचा ही नहीं था, उन्होंने मेरी रूह को भी मार दिया था। लेकिन अब मैं उन्हें जीतने नहीं दे सकती थी। मेरे अंदर की टूटी फूटी नैना ने अचानक सर उठाया। अब फरार का कोई रास्ता नहीं था, रास्ता बनाना था। मैं चलूंगी आपके साथ, मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, जानबूझकर खुद को कमजोर जाहिर करते हुए। बस मुझे 1 मिनट दें। मूलचंद मेरी इस फरमादारी पर खुश हो गया। हाँ, यही बेहतर है। जितना बात मानोगी उतनी आसानी में रहोगी। वो मुझे बाजू से पकड़कर कमरे से बाहर लाया और अपनी महंगी गाड़ी के पिछले सीट पर धकेलकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। गाड़ी एक बार फिर वीरान सड़कों पर दौड़ने लगी। मैंने खिड़की से बाहर देखा। हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। मैं जानती थी कि अगर ये शहर की हद से बाहर निकल गया तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरी नजरें गाड़ी के अंदर किसी ऐसी चीज को तलाश कर रही थी जिसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। मेरी नजर उसकी सीट के साथ पड़ी पानी की एक बोतल पर पड़ी। वो काफी बजनी लग रही थी। मूलचंद ने फोन पर किसी से बात करना शुरू कर दी थी। हाँ, माल उठा लिया है, उसने कहा। बिल्कुल वैसा ही है जैसे बताया था। सुबह तक पहुंच जाऊंगा। उसके शब्दों ने मेरे इरादों को और भी ज्यादा पुख्ता कर दिया। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था। मैंने एक गहरी सांस ली। सीमा दीदी का चेहरा एक बार फिर मेरी आंखों के सामने आया, लेकिन इस बार अफसोस के साथ नहीं बल्कि हिम्मत के साथ। जैसे ही मूलचंद ने एक सुनसान सड़क पर गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई, मैंने फैसला कर लिया। मैंने झपट कर स्टील की बोतल उठाई और पूरी ताकत से उसके सर पर दे मारी। आह! उसके मुंह से दर्दनाक चीख निकली। उसने हैरत से मुड़कर मुझे देखा। छोड़ो मुझे दरिंदे! मैं चीखी और बोतल से उस पर हमला करती रही। वो बुरी तरह बौखला गया। उसने एक हाथ से मुझे रोकने की कोशिश की और दूसरे से गाड़ी संभालने की, लेकिन मैं पागलों की हालत में थी। मैंने उसकी आंखों पर हमला कर दिया। गाड़ी बुरी तरह से लहराई। टायरों के चिड़चिड़ाने की आवाज गूंजी और इससे पहले कि मूलचंद गाड़ी को काबू कर पाता, वो पूरी रफ्तार से सड़क के किनारे लगे एक पेड़ से टकरा गई। एक जोरदार झटका लगा। शीशे टूटने की आवाज आई और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ देर के बाद जब मुझे होश आया तो मेरे सर में तेज दर्द था। मेरे माथे से खून बह रहा था, लेकिन मेरी कोई हड्डी नहीं टूटी थी। मैं पूरी तरह होश में थी। मैंने मूलचंद की तरफ देखा। उसका सर स्टीयरिंग व्हील पर गिरा हुआ था और वो खून में लथपथ बेहोश पड़ा था। गाड़ी का इंजन बंद हो चुका था और हर तरफ एक भयानक खामोशी थी। दूर से आती गाड़ियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। कुछ लोग हमारी बर्बाद हो चुकी गाड़ी की तरफ भागते हुए आ रहे थे। एक लम्हे को मेरे दिल में ख्याल आया कि यहाँ से भाग जाऊं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन फिर मुझे सुमित और उसके खानदान का ख्याल आया। वो किसी और लड़की के साथ भी यही सब करेंगे, किसी और नैना को भी इसी तरह बेच देंगे। नहीं, अब मैं भागूंगी नहीं। उसके एक धोखे ने मेरे अंदर से सारे डर निकाल दिए थे और मुझे एक नई हिम्मत दी थी। मैंने आहिस्ता से गाड़ी का दरवाजा खोला और इससे पहले कि लोग वहां पहुंचते, मैं अंधेरे में उतर गई। लोग बुरी तरह जख्मी मूलचंद की तरफ ध्यान दे रहे थे। किसी ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। मैं भागी नहीं। मैंने मुड़कर शहर की रोशनी की तरफ देखा और एक कतार में चलना शुरू कर दिया। मेरे कदमों में अब लड़खड़ाहट नहीं बल्कि एक इरादा था।
मैं एक रास्ते पर चल पड़ी थी जो इंसाफ की तरफ जाता था। तकरीबन आधे घंटे तक चलने के बाद मैं एक पुलिस स्टेशन के सामने खड़ी थी। मेरे कपड़े फटे हुए थे, माथे से खून बह रहा था, लेकिन मेरी आंखों में एक फौलादी चमक थी। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुई। ड्यूटी पर मौजूद कांस्टेबल ने मुझे देखकर हैरत से पूछा, जी मैडम, क्या हुआ आपके साथ? मैंने गहरी सांस ली, अपने सारे टूटे हुए ख्वाबों और बिखरी हुई इज्जत को अपनी आवाज में समेट कर बोली, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। पुलिस स्टेशन का माहौल मेरे फटे हुए कपड़ों और जख्मी हालत से बिल्कुल हमदर्दी नहीं रखता था, लेकिन मेरे अंदर की हिम्मत किसी भी वर्दी वाले से कम न थी। ड्यूटी पर मौजूद कांस्टेबल मुझे फौरन इंस्पेक्टर आदित्य के पास लेकर गया। इंस्पेक्टर आदित्य एक तजुर्बेदार और समझदार अफसर थे। उन्होंने तुरंत ही मुझे बैठने का इशारा किया और फिर पानी का गिलास मेरी तरफ बढ़ाया। सुकून से बैठो मैडम, और मुझे शुरू से सब कुछ बताओ। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? उनके लहजे में सख्ती की बजाय हमदर्दी थी। शायद इसी हमदर्दी ने मुझे हिम्मत दी और फिर मेरे आंसुओं का बांध टूट गया और मैंने रोते रोते उन्हें सब कुछ बताना शुरू कर दिया। अपनी गरीबी, अपने अमीर बनने के ख्वाब, सुमित से मुलाकात, सीमा दीदी का मुझे रोकना, पापा का एक्सीडेंट, वो नौकरी, अंजू की लाइलाज बीमारी, अम्मा जी का मुझे बरगलाना और कैसे मैंने अपने हाथों से अंजू को जहर दिया। मैंने कुछ भी नहीं छुपाया, ना अपना लालच, ना अपना जुर्म। मैंने उन्हें बताया कि कैसे अंजू की मौत के बाद मेरी शादी सुमित से हुई, जो कि एक ढोंग था। मैंने अम्मा जी की वो फोन कॉल और आज रात को पेश आने वाला हर एक वाक्या शब्द दर शब्द मूलचंद के साथ एक्सीडेंट सब कुछ आराम से बता दिया। इंस्पेक्टर आदित्य खामोशी से सब कुछ सुनते रहे। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो कमरे में गहरा सुकून छा गया। मैडम, आप जो कह रही हैं ये बहुत संगीन इल्जाम है, उन्होंने संजीदगी से कहा। ये एक बहुत बड़े इंसानी स्मगलिंग के गिरोह का काम लगता है। क्या आपके पास कोई सबूत है? सबूत? मैंने तल्खी से कहा। सबूत वाली अंजू नाम की जिंदा औरत है जिसे मैंने मरा हुआ समझा। सबूत वो मूलचंद है जो इस वक्त शहर के किसी अस्पताल में जख्मी पड़ा होगा। और मेरे पास सुमित की गाड़ी का नंबर है। मैंने उन्हें गाड़ी का नंबर बताया। इंस्पेक्टर आदित्य फौरन हरकत में आ गए। उन्होंने वायरलेस पर इंस्ट्रक्शंस जारी किए। एक टीम को फौरन शहर के तमाम अस्पतालों में एक्सीडेंट में जख्मी होने वाले मूलचंद नाम के शख्स को तलाश करने का आदेश दिया था और दूसरी टीम को गाड़ी के नंबर को ट्रेस करने का। तुम्हें सुमित के खानदान के बारे में और क्या मालूम है? वो कहाँ से आए थे? इंस्पेक्टर ने पूछा। वो कहते थे कि वो दूसरे शहर से यहाँ शिफ्ट हुए हैं, मैंने जवाब दिया। चंद ही मिनटों में वायरलेस पर जवाब आया। सर, सिटी अस्पताल में एक मूलचंद जख्मी हालत में लाया गया है। सर पर गहरी चोट है। डॉक्टर के मुताबिक हालत नाजुक है। उसे अपनी कस्टडी में ले लो। इंस्पेक्टर ने ऑर्डर दिया और उसका रिकॉर्ड चेक करो। थोड़ी देर में दूसरी टीम का मैसेज आया। सर, गाड़ी शहर से बाहर जाने वाले होटल की पार्किंग में खड़ी पाई गई है। गुड। पूरी टीम के साथ उस होटल को घेर लो। वो लोग शहर छोड़ने की तैयारी में होंगे। मैं खुद आ रहा हूँ। इंस्पेक्टर आदित्य ने मुझे महिला कांस्टेबल के साथ गाड़ी में बिठाया और हम सब उस होटल की तरफ रवाना हो गए। होटल के कमरा नंबर 10 में बाहर पुलिस ने खामोशी से पोजीशनें संभाल ली। अंदर से सुमित और अंजू के झगड़ने की आवाजें आ रही थी। मैं कह रही हूँ यहाँ से निकलो सुमित। अंजू की आवाज में घबराहट थी। मूलचंद का फोन लगातार बंद जा रहा है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो लड़की बहुत तेज थी। शोर मत करो अंजू, सुमित ने उसे डांटा। पैसे मिल गए हैं ना? वो लड़की अब मूलचंद के साथ होगी। वो हमारा क्या बिगाड़ लेगी? सुबह होते ही हम ये शहर छोड़ देंगे। पुलिस, दरवाजा खोलो। इंस्पेक्टर आदित्य की गरजदार आवाज गूंजी और अंदर एकदम से सन्नाटा छा गया। चंद लम्हों के बाद दरवाजा खुला और सुमित, अंजू और अम्मा जी तीनों के चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थीं। उनके सामने पुलिस की नजरें और उन सब के पीछे खड़ी मैं। जब सुमित की नजर मुझ पर पड़ी तो उसकी आंखों में एकदम से बेयकीनी और नफरत का तूफान उमड़ा। वो समझ गया कि ये सब किसने किया है। अंजू और अम्मा जी मुझे ऐसे देख रही थी जैसे कि मैं कोई भूत हूँ। उन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि उनका सबसे आसान शिकार उनकी बर्बादी का सामान बन जाएगा। थाने में पूछताछ के दौरान उन्होंने सब कुछ उगल दिया। वो एक छोटा सा गिरोह था
जो नए नए शहरों में शरीफ किराएदार बनकर आते, लालची लड़कियों को मोहब्बत और दौलत का झांसा देकर फंसाते और फिर उन्हें मूलचंद जैसे लोगों को बेच देते। अंजू सुमित की बीवी नहीं बल्कि उसकी मुजरिम बहन थी। अम्मा जी उन दोनों की माँ और उस गिरोह की सरगना थी। उन्होंने कबूल किया कि वो अभी नए नए ये काम करने लगे थे और मैं उनका तीसरा शिकार थी। मूलचंद को होश आने पर उससे भी पूछताछ की गई और उस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हो गया। अदालत में केस चला क्योंकि मैंने खुद को कानून के हवाले कर दिया था और सरकारी गवाह बन गई थी, इसीलिए मेरे साथ नरमी बरती गई। मुझे महिला सुधार गृह में कुछ महीने गुजारने की सजा सुनाई गई। सुमित, अंजू और अम्मा जी और मूलचंद को इंसानी स्मगलिंग के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कई महीनों के बाद जब मैं सुधार गृह से बाहर निकली तो मुझे लेने के लिए मेरा पूरा खानदान मौजूद था। पापा, सीमा दीदी और मेरी बाकी बहनें। मैं दौड़कर सीमा दीदी के गले लग गई और फूट फूट कर रो पड़ी। दीदी, आप ठीक कहती थीं। मैंने अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। मुझे माफ कर दें। दीदी ने मुझे अपने गले लगा लिया। जो हुआ सो हुआ। भगवान का शुक्र है कि तुम जिंदा और सुरक्षित वापस आ गईं। अब हम एक नई शुरुआत करेंगे। आज मैं अपनी बहनों के साथ एक छोटी सी दुकान चलाती हूँ। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत यानी कि अपने खानदान की मोहब्बत और इज्जत को तकरीबन खो दिया था। मैंने अपनी जिंदगी की इस कहानी से सीख लिया था कि दौलत की चमक आंखों को अंधा कर देती है और जो बेटियां अपने माँ बाप से दगा करके अपनी जिद और लालच के पीछे भागती हैं, वह हमेशा धोखे में ही रहती हैं। वो मुंह के बल गिरती हैं और कई बार तो उठने के लिए कोई सहारा भी बाकी नहीं रहता है। ये पूरी कहानी काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन, शिक्षा और सस्पेंस आधारित कहानी को प्रस्तुत करना है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप भी दें। और ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।